राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो रीतिकाल हम लोग पढ़ रहे थे। रीतिकाल में हमने सुरती मिश्र को देखा था और भिखारी दास को देखा था और यहीं पे हमारा ब्रेक हुआ था। इसके बाद हमें देखना था कुछ पंक्तियाँ थी, एक एक दो दो पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई थी, हमने यहीं पे छोड़ा था। फिर इसके आगे रीति सिद्ध कवि आएंगे, तो आज हम रीति सिद्ध कवियों को पढ़ेंगे। तो पहले जो बचा है ये पंक्तियाँ हम लोग देख लेते हैं। तो दिया था कि हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। कुछ उदाहरण हैं जो निम्नांकित हैं, हम देख सकते हैं। जैसे में केशव दास का आपको दिया गया है। इनका दिया गया है कि समुझे बाला बालकन वरन पंथ अगाध। तो ये केशव दास की पंक्ति है। इसके बाद चिंतामणि आते हैं। चिंतामणि कहते हैं रीति सुभाषा कवित की बरनत बुध अनुसार। तो चिंतामणि वाली पंक्ति थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। फिर मतिराम है। मतिराम का है सो विश्रब्ध नवोढ़यो बरनत कवि रस रीति। तो मतिराम का उतना खास नहीं है, लेकिन चिंतामणि का इंपॉर्टेंट था। इसके बाद भूषण। भूषण का भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग ध्यान देंगे। इनका भी भूषण ने लिखा है कि सुकविन हूं कछु कृपा समुझे कविन को पंथ। तो ये भूषण का है। इसके बाद देव हैं। देव की है अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। तो भूषण, देव और चिंतामणि, ये तीनों की पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान देना है। केशव की उतनी खास नहीं है। इसके बाद सुरती मिश्र हैं, तो इनकी तो शायद नेट में आई थी पंक्ति ये वाली ना। वर्णन मनोरंजन जहां रीति अलौकिक होई निपुण कर्म कवि ज्योति हूं काव्य कहत सब कोई। तो ये सुरती मिश्र का है, इनका भी ध्यान देना है। वर्णन मनोरंजन जहां रीति अलौकिक होई, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। सोमनाथ की पंक्ति है, पूछी तो नहीं गई है पर अच्छी पंक्ति है, पूछी जा सकती है इनकी। छंद रीति समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। तो ये पंक्ति है सोमनाथ की, छंद रीति समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। भिखारी दास है। भिखारी दास लिखते हैं काव्य की रीति सीखी सुकविन सो। फिर दूसरी है अरु कछु मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास। तीसरा है बंदो सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ जाते कछु हहु लहो कविताई को पंथ। तो ये तीन पंक्तियां हैं भिखारी की। इसके बाद है दूल्हा। दूल्हा ने लिखा है थोड़े क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। फिर है ताही को रति कहत है रस ग्रंथन को रीति। ये पद्माकर की है। तो दूल्हा और पद्माकर की पंक्तियां इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। बेनी प्रवीण की है, तो इनकी भी पंक्ति पूछी नहीं जाएगी। या रस अरु नौ तरंग में नौ रस रीत ही देखी अति प्रसन्न है ललन जी किन्ह प्रीति विसेखी। तो इनकी भी पंक्ति उतनी खास नहीं है, ये भी नहीं पूछेगी। आपको ध्यान देना है भिखारी का, सोमनाथ का, सुरती मिश्र का, देव का, भूषण का, चिंतामणि का और केशव का। इनकी ये जो दिया गया है काव्य रचना पद्धति से संबंधित, तो इनको हमें ध्यान देना है। इनमें दिखाया गया है पंक्तियों में कि काव्य रचना पद्धति के लिए कहीं कहीं इन्होंने पंथ शब्द का भी प्रयोग किया है, तो वही दिखाया गया है इसमें और कुछ नहीं। इसके बाद प्रताप शाही का है कवित रीति कछु कहत है व्यंगत अर्थ चितलाए। आगे देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। तो रीतिकालीन कवि क्या थे? कविता के सौदागर थे। ये कथन कौन कहता है? डॉक्टर बच्चन सिंह। इंपॉर्टेंट है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। नलिन विलोचन शर्मा ने
रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। तो नलिन विलोचन का तो नहीं पूछेगा, लेकिन बच्चन सिंह का पूछेगा कि ये रीतिकालीन कवि को कविता के सौदागर कहते थे, तो इनका बस आपको ध्यान देना है। अब आते हैं हमारे रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि में हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी माना है, जबकि नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। अब देखिए, बिहारी में यहां मतभेद हो गया है। शुक्ल जी बिहारी को रसवादी मानते हैं, लेकिन नगेंद्र इनको ध्वनिवादी मानते हैं। और राधाचरण गोस्वामी आते हैं, इन्होंने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। तो बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दिया है? राधाचरण गोस्वामी ने। रसवादी माना है शुक्ल ने, ध्वनिवादी माना है नगेंद्र ने। आगे आइए, आगे हमको बिहारी के बारे में संक्षिप्त जीवन वृत्त दिया गया है, उसको हम देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो इनका डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान देना है। बहुत बड़े कवि थे ये, तो इनका डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था 1595 में, निधन 1663 में। जन्म स्थान गोविंदपुर, पिता इनके केशवदास थे, गुरु इनके नरहरिदास। और यह भी पूछता है बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। और किसके आश्रयदाता थे, तो ये राजा जयसिंह के आश्रयदाता थे। तो बिहारी जयसिंह के यहाँ रहते थे, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके पिता केशवदास, गुरु नरहरिदास, जन्म स्थान गोविंदपुर, 1595। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज है। तो बिहारी सतसई दोहा छंद में है और बिहारी की एकमात्र रचना यही है, और इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज है। बिहारी सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने एक पंक्ति लिखा था, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे बेधे सकल शरीर। तो ये तो नहीं मिलता है कि ये पंक्ति किस कवि ने कहा था, लेकिन बिहारी सतसई के लिए ही कहा था ये पंक्ति। और देखिए, ये प्रश्न भी आ चुका है जो नीचे दिया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, ग्रियर्सन कहते हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना ही नहीं है। कौन कहता है? तो ग्रियर्सन कहते हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सतसई पे हिंदी में 50 से अधिक टीकाएं प्राप्त हैं। सबसे अधिक टीका यदि किसी ग्रंथ का लिखा गया है तो वो बिहारी सतसई का ही लिखा गया है। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखा। तो बिहारी सतसई की सबसे पहले टीका लिखा कृष्णलाल कवि ने, जो बिहारी के पुत्र थे, और सवैया छंद में लिखा। तो बिहारी सतसई के जो टीकाकार हैं या जो टीकाएं लिखी गई हैं, हम उनको देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टीकाएं, आप सब तो देख नहीं सकते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे दिया है सूची बना के। जैसे सबसे पहले कृष्णलाल कवि ने लिखा कृष्णलाल की टीका। इसकी विशेषता है कि प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन है। सूरती मिश्र हैं, इन्होंने लिखा है अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका। इस टीका का प्रणयन दोहों में हुआ है। लल्लू लाल हैं, इन्होंने लिखा है लाल चंद्रिका। फिर प्रभुदयाल पांडे हैं, इनका प्रभुदयाल पांडे की टीका नाम से है, और ये जो लिखी गई है आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है, प्रभुदयाल पांडे की टीका। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास भी लिखते हैं, ये बिहारी बिहार नाम से लिखते हैं। दोहों के भावों का रोला छंद में पल्लवन।
तो बिहारी बिहार जो टीका लिखे हैं अंबिका दत्त व्यास, ये रोला छंद में है, तो ध्यान देंगे। इसके बाद पदम सिंह शर्मा हैं, तो पदम सिंह शर्मा बिहारी सतसई की टीका लिखे हैं संजीवनी भाष्य के नाम से, और ये जो है तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण है, क्योंकि तुलनात्मक आलोचना के जनक आपके पदम सिंह शर्मा ही थे, तो ये टीका में भी तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किए हैं। संजीवनी भाष्य नाम से टीका लिखे हैं, तो इसको भी ध्यान देना है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आनंदी लाल शर्मा है, इनकी भी टीका महत्वपूर्ण है। ये लिखे हैं फिरंगे सतसई नाम से, और ये फारसी भाषा में लिखे हैं। तो बिहारी सतसई का फारसी भाषा में टीका किसने लिखा है? आनंदी लाल शर्मा ने। किस नाम से? फिरंगे सतसई नाम से। इसके बाद रत्नाकर हैं, रत्नाकर ने लिखा है बिहारी रत्नाकर नाम से 1921 में। हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका है। बिहारी सतसई पे जितनी भी टीकाएं लिखी गई उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ टीका बिहारी रत्नाकर है, रत्नाकर द्वारा लिखा गया, खड़ी बोली में लिखा गया है 1921 में। फारसी भाषा में फिरंगे सतसई है आनंदी लाल शर्मा का, ये भी महत्वपूर्ण है। संजीवनी भाष्य है पदम सिंह शर्मा का, इसको भी ध्यान देना है। बिहारी बिहार भी ध्यान देंगे। लाल चंद्रिका, अमर चंद्रिका, अमर चंद्रिका सुरती मिश्र का, लाल चंद्रिका लल्लू लाल का, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको सभी को ध्यान देना है। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि बिहारी सतसई का अन्य भाषा में भी अनुवाद किया गया है जो निम्न है। जैसे बिहारी सतसई का संस्कृत में अनुवाद श्रृंगार सप्तशती के नाम से किया है पंडित परमानंद ने। तो पूछेगा कि बिहारी सतसई का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? तो पंडित परमानंद ने। किस नाम से किया? श्रृंगार सप्तशती के नाम से। इसके बाद बिहारी सतसई का उर्दू में अनुवाद किया, किसने किया? गुलदस्त बिहारी ने। किस नाम से किया? गुलदस्त बिहारी नाम से किया गया। और किसने किया? तो मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी सतसई का उर्दू में अनुवाद गुलदस्त बिहारी नाम से किया। तो संस्कृत वाला उर्दू वाला दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों आपको ध्यान देना है। इसके बाद आइए, दिया गया है कि बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो पूछेगा आपसे, तो आपको 719 बताना है। किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। कितना माना है? 713। आगे है, बिहारी सतसई पे सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा है। बिहारी सतसई पे प्रभाव भी पड़ा है कुछ रचनाओं का, कवियों का। तो देखेंगे कि बिहारी सतसई किससे किससे प्रभावित है। ये तो क्लियर हुआ। आपसे पूछेगा बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 719 बताएंगे। रत्नाकर के अनुसार पूछेगा तो 713 बताएंगे। तो किसका प्रभाव है सतसई पे, हमको ये देखना है। तो एक कवि हुए अमरूक, इन्होंने लिखा अमरूक शतक, इसकी भाषा है संस्कृत। तो बिहारी सतसई अमरूक शतक से प्रभावित है। इसके बाद हाल, हाल ने लिखा गाथा सप्तशती, प्राकृत भाषा में लिखा, तो गाथा सप्तशती से भी प्रभावित है। फिर गोवर्धनाचार्य ने लिखा आर्या सप्तशती, ये भी संस्कृत भाषा में है। तो बिहारी सतसई इससे भी प्रभावित है। तो बिहारी सतसई 3 रचनाओं से प्रभावित है, अमरूक शतक, गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती। इनकी भाषा और इनके लेखक का नाम भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद दिया है कि संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, क्या लिखा है? कि हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहों के बादशाह हैं। किसने लिखा है? बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि जो कवि हाल हैं गाथा के, गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहों के बादशाह हैं। इसके बाद आते हैं रामचंद्र शुक्ल जी।
शुक्ल ने बिहारी के बारे में निम्न बातें लिखी हैं, इनके कथन हैं जो कि बहुत चर्चित हैं। तो यहाँ पे 6 कथन दिए हैं शुक्ल जी का बिहारी के बारे में, जिन पे हमको ध्यान देना है। सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो ये कथन शुक्ल जी का है। शुक्ल जी कहते हैं बिहारी सतसई के बारे में कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। फिर शुक्ल जी का ये वाला कथन भी बड़ा चर्चित है, इसको भी हम देख लेते हैं। कहते हैं कि यदि प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। कौन कहता है? तो ये कहते हैं शुक्ल जी कि प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। फिर तीसरा वाला कथन तो परीक्षा में आया हुआ है और ऐसे पूछा था कि शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है। कहते हैं शुक्ल जी कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति होगी, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। फिर अगला कथन है कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभव के विधान में दिखाई पड़ता है। फिर आगे है कि बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पे महीन बेलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतराल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता है। इसके बाद 6 नंबर का है, ये भी शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी कहते हैं कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पे नहीं पहुंच पाती, नीचे ही रह जाती है। तो ये 6 कथन हमने देखा शुक्ल जी का, और ये सभी कथन इंपॉर्टेंट हैं। तो बिहारी हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। इसके बाद आते हैं वृंद। अब हमको देखना है वृंद को। वृंद के बारे में दिया है कि वृंद का पूरा नाम था वृंदावन। इनका जन्म मेड़वे में हुआ था तथा इनके पिता का नाम श्री रूप था। तो वृंद का पूरा नाम क्या था? वृंदावन था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेड़वे में। इनके पिता का नाम श्री रूप था, जो कि पूछा नहीं जाएगा। आगे आइए। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। तो वृंद किसके यहाँ रहते थे? औरंगजेब के यहाँ और किशनगढ़ के महाराज राज सिंह के यहाँ, 2 लोगों के यहाँ ये रहते थे। वृंद की प्रमुख रचनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, हमें देखना है कौन कौन सी हैं। तो देख सकते हैं, वृंद ने 12 मासा लिखा है। क्या लिखा है? 12 मासा। 1668 में लिखा है, 12 महीनों का वर्णन है। भाव पंचाशिका लिखा है, श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन है। नयन 25 है, नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन है। इनका डेट नहीं पूछा जाएगा वृंद की रचनाओं का। फिर पवन 25 है वृंद का। षड ऋतु का 6वें छंद में वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा है। आभूषण एवं श्रृंगार के साथ साथ नायिकाओं का वर्णन है। यमक सतसई है।
715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन वृंद ने किया है। तो वृंद की रचनाएं हो गई, आपको ध्यान देना है, 12 मासा, भाव पंचासिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई। तो आपको याद करना है कौन सी, भाव पंचासिका याद करना है, यमक सतसई याद करना है, पवन पचीसी, नयन पचीसी ध्यान दे सकते हैं, पूछेगा नहीं पूछेगा आपसे भाव पंचासिका यमक सतसई ही। तो वृंद सतसई लिखे हैं ये भी आपको ध्यान देना है, और 12 मासा भी लिखे हैं। फिर आगे दिया है हिंदी के अन्य प्रमुख रीतिकालीन कवियों की रचनाएं, जैसे रसनिधि का दिया है। रसनिधि का मूल नाम था पृथ्वी सिंह। इनका मूल नाम पूछा जाता है पृथ्वी सिंह था। इनकी रचनाएं देखिए, रतन हजारा है, विष्णु पद कीर्तन है, कवित्त 12 मासा, रसनिधि सागर हिंडोला। तो रसनिधि की रचना में आपको केवल एक ध्यान देना है, वो है रतन हजारा। ठीक, केवल एक रचना ध्यान देनी है इनकी, कौन सी, रतन हजारा। चलिए अब आते हैं नृप शंभु पे। नृप शंभु सिंह सोलंकी हैं, तो इनका ग्रंथ है नायिका भेद है, नक्शिक है, 7 शतक है, कोई नहीं पूछेगा इनका, आपको ध्यान नहीं देना है, हाईलाइट हटा देती हूं मैं। निवाज का शकुंतला नाटक है, इसको आपको ध्यान देना है। कृष्ण कवि लाल ने बिहारी सतसई का टीका लिखा है, ये आपको ध्यान देना है। हठी जी का श्री राधा सुधा शतक है, ये ध्यान देना है। विक्रमादित्य को नहीं ध्यान देना है। राम सहाय भगत का राम सतसई है और ककहरा है और वृत्त तरंगड़ी है। तो राम सहाय भगत इनका उपनाम था, राम सहाय नाम है। तो इनकी 3 रचनाएं ध्यान देनी है, राम सतसई, वृत्त तरंगड़ी और ककहरा। तो राम सतसई, राम सहाय, वृत्त तरंगड़ी, राम सहाय, ककहरा, राम सहाय। फिर बेनी वाजपेयी है, इनके फुटकर छंद है, नहीं पूछा जाएगा। पजनेस है, पजनेस ने लिखा है पजनेस प्रकार, नक्शिक, मधुर प्रिया। तो पजनेस का आपको ध्यान देना है, मधुर प्रिया ही, इनका मधुर प्रिया पूछेगा। तो आपको इनमें से कौन कौन ध्यान देना है, रतन हजारा रसनिधि का, शकुंतला नाटक रिवाज का, बिहारी सतसई की टीका कृष्ण कवि लाल का, श्री राधा सुधा शतक हठी जी का, राम सतसई राम सहाय का, ककहरा राम सहाय का, मधुर प्रिया पजनेस का। इसके बाद दिया है कि राम सहाय भगत का ककहरा जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। तो प्रश्न बनता है कि जायसी की रचना अखरावट की शैली में किसी ने ककहरा लिखा है, किसने लिखा है, तो राम सहाय भगत ने। राम सहाय भी देता है कहीं कहीं, जरूरी नहीं कि पूरा नाम दे, तो राम सहाय भगत ध्यान दे। तो यहाँ पे हमारे रीति सिद्ध कवि क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। ज्यादा बड़े थे नहीं, ये छोटा टॉपिक था हमारा रीति सिद्ध कवि। इसके बाद आते हैं रीति मुक्त कवि। क्या आते हैं, रीति मुक्त। तो रीति मुक्त कवियों को हम देखेंगे कल, रीति मुक्त देखेंगे। उसके बाद हमारा 5-6 कवि हैं, 5 इसमें, तो उन 5 को देखेंगे, फिर पंक्तियां देखेंगे रीतिकाल की, फिर रीतिकाल हमारा समाप्त। तो मुझे लग रहा है कि 5 या 4 क्लास होगी रीतिकाल पे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे आधुनिक काल पे। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल हमारा इस तरह से समाप्त होगा। सारी क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। और आगे का आधुनिक काल भी अभी हम पढ़ेंगे, पेपर से पहले पूरा ये बुक हम लोग पढ़ जाएंगे। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी ने क्लास देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम आपसे अगली क्लास में। अभी 12 बजे भाषा विज्ञान की क्लास होगी, तो आप सभी को तैयार रहना है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।